यस, वेलकम बैक टू वेबलेन वाइब्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025 का ये कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन। हम इसमें आपको नई क्या बात बताएंगे कि हम आपको 3 तरीके इसको सोल्व करने के बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूजन क्या होता है और एक स्टोरी से समझेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस दिखता कैसा है और किस किस तरह के क्वेश्चन पिछले 20-25 साल में इसके आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने तरीके हैं हमारे पास सोल्व करने के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 तरीके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक ही तरीका डिस्कशन में आता है बुक्स में, और जो है कई बार ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन आता है, कभी इनवर्स डिमांड फंक्शन आता है। इनको चेंज कैसे करें, इनकी लिमिट्स चेंज कैसे करें, क्या इसको हर बार चेंज करना जरूरी है, वो सब चीजें समझेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन ये था, इसको हमने कन्वर्ट भी किया है। कन्वर्ट कैसे करते हैं फिर हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर जो है इसको क्यू के रूप में सोल्व करेंगे। दोनों ही केसेस में जो है सही आंसर जो है अपना 8/3 ही आएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वेश्चन यहां से 1 सेकेंड, ये मैं स्क्रॉल वाला हटा देता हूं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आया था कि प्राइस जो फंक्शन मतलब प्राइस बराबर √9 - x, मतलब क्यू के रूप में प्राइस का जो है प्राइस बराबर फंक्शन ऑफ क्यू, इस तरह से इन्होंने दे रखा है और पूछा है कि जो डिमांड है वो फिक्स की गई है 5 यूनिट पे। अब आगे पूछ रहा है कि भाई कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं हर साल। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात मैं आपको ये बताऊंगा। आंसर तो पता ही है हमें कि भाई 8/3 आएगा, वो भी देखेंगे कैसे आएगा। नई बात इसमें यह है कि हमारे लिए ये चीज समझना जरूरी है कि इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है बताइए साहब। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने रखा है कि एक हस्बैंड वाइफ है कार में और पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। तो हस्बैंड ने बोला कि बेबी तू जो है मेरे लिए जूस लेके आ, बहुत भयंकर मेरे को प्यास लगी है या भूख लगी है। बगल में बड़ा स्माइल देते हुए जो है ना वो अपना जूस सेलर जो है अंकल जी। तो इसने स्टार्टिंग में बोला कि यार देख ले, मतलब अभी जैसे आना क्वेश्चन जो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, हमने उसी को लिया है। बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ कि जो 3.5 इसको 35 समझ लो, इसको 30, 25, 20, 15, 10 ये, और ये जो आंसर 8/3 आया था वो 2.66 होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 26 जो है इसको करना चाह रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि अपन लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ कि उसने बोला जब पहला गिलास जो इसको जूस को चाहिए था ना हस्बैंड को, तो उसने बोला कि यार महंगा तो नहीं होगा, नई जगह पे आए हम लोग। तो इसने बोला हस्बैंड ने कि यार देख पहली जो यूनिट है ना, अगर वो 27 रुपए तक के आसपास दे रहा है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोला हस्बैंड ने? 27 रुपए तक दे रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीवी गई वहां से एक गिलास जो है जूस का ले आई। हस्बैंड को बताया नहीं कितने का था। बीवी बोले कि यार वो बोल रहा है कि और लोगे तो थोड़ा सस्ता कर दूंगा। तो बोला यार एक और ले, अगर वो जो है ना दे रहा है ना 26 के आसपास, तो मैं एक और पी लूंगा, मेरे को प्यास लगी हुई है, ठीक है। ठीक है साहब, इतनी बात हो गई। अब बात आती है, अंकल बोला बेटा और पी लो, अगर भूख प्यास लगी तो मैं और सस्ता कर दूंगा। तो हस्बैंड से बोला कि और सस्ता कर रहा है, तो बोला एक काम कर, एक और जो है ना तीसरा एक और पी लूंगा मैं, अगर जो है 24 रुपए के आसपास ही दे देगा। तो बोला ठीक है। फिर एक और गिलास की बोला बोला और सस्ता कर दूंगा। तो बोला यार चौथी भी जो है ना पी लूंगा मैं, अगर ये जो है 21-22 के आसपास कर देगा। पांचों बोला यार अगर 20 रुपए में दे तो लिया, तो वो लिया ही 20 रुपए में एक और, ठीक है। फिर बोलता है कि यार अब अगर 18 में दे रहा है तो लिया। तो ये बोले अंकल 18 में दे दो। बोला मैं तो नहीं दूंगा। तो 20 रुपए के बाद इन्होंने कंज्यूम ही नहीं किया। तो एक्चुअली क्या था कि हस्बैंड ने जिस हिसाब से रेट बीवी को बोले थे, उनका जब आप टोटल करोगे ना तो इनका खर्चा हो जाएगा 126.6। जब आप जोड़ोगे ना इनको, मैं 126.6 क्यों बोल रहा हूं कि यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चन जो आया है ना उसके हिसाब से, क्योंकि अपने को 2.66 आंसर लेके आना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन बीबी ने हस्बैंड को बताया बाद में कि अंकल बड़े अच्छे थे, इन्होंने बोला कि बेटा मैं 5 गिलासों का रेट जो है ना ये लास्ट वाले लगा दूंगा 20 रुपए वाला ही, तो आप मेरे को 100 रुपये ही दे दो। तो बोला अंकल ने 100 रुपये लिए अपने से बेटा, है ना। तो इसका मतलब हस्बैंड खुश हो गए। तो बोले यार मैं तो, मतलब बीवी बोले कि यार तूने तो 126.6 के आसपास जो है हमारा खर्चा करा दिया था यार, ऐसे भूख प्यास लगे तो ऐसे मत क्या करो। तो कहने का मतलब ये जो डिफरेंस है, मतलब हस्बैंड देना 126.6 रुपये चाह रहा था उन 5 गिलासों के लिए, लेकिन बीवी ने बताया कि मैंने तो 100 रुपये ही दिए अंकल को। तो ये जो 26.6 है ना, ऐसे में ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया।
तो सेम क्वेश्चन है, बस हमने चेंज क्या किया था कि जहां पे एक था प्राइस उसको हमने 10 किया था, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया था सबको। तो कंज्यूमर सरप्लस होता ही है कि जितना वो अल्टीमेटली देना चाहता है ना, पोटेंशियल प्राइस जो है, देखो जो पोटेंशियल प्राइस होता है ना, विलिंगनेस टू पे, और जो एक्चुअल में पे करती है उसकी वाइफ, उसका जो डिफरेंस है वही कंज्यूमर सरप्लस है। तो अगर मान लो कोई चीज जैसे हस्बैंड अगर मान लो 100 रुपए देने को रेडी था किसी चीज पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए, लेकिन 80 रुपए ही देने पड़े, तो 20 रुपए उनका होगा कंज्यूमर सरप्लस। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस 20 रुपया है और विलिंगनेस टू पे जो है 100 रुपया है, तो बोलो एक्चुअल प्राइस क्या है। बिल्कुल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये एक बार समझ लें कि बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो कई तरह के आते हैं। कई तरह का मतलब क्या हुआ, कई तरह का मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकली तो वही क्वेश्चन आते हैं, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस, पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक वाली बातें। सेकंड बात ये है कि भैया फिर आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाते हैं अपने पास। वो दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है, लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, नॉन लीनियर। तो लीनियर तो बहुत इजी हो जाता है। लीनियर फंक्शन जब भी होता है डिमांड का, तो एक त्रिभुज बनता है कंज्यूमर सरप्लस का। तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऐसे में बड़ा इजी बन जाता है हमारे लिए उसका जो है सीएस निकालना। वो हम आगे जो है डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर फंक्शन है, कर्व रूप में अगर फंक्शन है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट जो है हम लोग ना निकाल के, वो अब आगे डिस्कस करेंगे कि एक कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकालते हैं। मतलब वो पूरा जो एरिया होता है वो होता है विलिंगनेस टू पे। उसमें से जितना हम पे करते हैं P इंटू क्यू, वो घटा देते हैं, तो इसमें वो निकल जाता है CS। तो इसमें भी दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, वो आपको पता ही है कि भाई डायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो सकता है, इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे में कई बार एग्जाम में ये आता है, कई बार एग्जाम में ये आता है। तो इनको देख के डरने का नहीं है, क्योंकि दोनों से ही सेम आंसर आता है। डिफरेंस क्या है कि आप किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो और लिमिट्स क्या रख रहे हो। तो लिमिट्स क्या रख रहे हो उसको समझने के लिए आपको डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेम चीज को देखो, हर एक डायग्राम के मैथमेटिक्स में जितने भी डायग्राम है ना, या फिर जितने भी फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग डायग्राम में चेंज कर सकते हैं, डायग्राम को फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जब फंक्शन लिखते हैं तो अलजेब्रा हो जाता है रिलेशन को, जब दिखाते हैं तो वही चीज क्या बन जाती है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इन द सेंस, ज्योमेट्रिक का मतलब ये है कि जो शेप बनती हैं, कर्व बनते हैं, जो दिखता है आंखों से, वो ज्योमेट्री हो गया। तो ऐसे में या तो एरिया के रूप में आंसर आता है, जहां पे डिमांड कर एक्चुअल में जो है P इंटू क्यू के रूप में दिया हुआ होता है, वहां तो एरिया के रूप में त्रिभुज आंसर आता है। अदरवाइज जो एक और क्वेश्चन आता है, कोटसाइनस की बुक में भी वो दे रखा है, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। जब हम वाई एक्सिस पे सिर्फ इनकम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे जो है कंजम्पशन ऑफ एक्स क्वांटिटी लेते हैं, तो जो आंसर आता है वो लाइन में आता है। मतलब ए से बी की दूरी है वही कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि हम लोग उस डिस्टेंस को रुपए में नाप रहे हैं। और CS का जो यूनिट है कंज्यूमर सरप्लस जो है, उसका यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, मनी बताओगे, रुपया, पैसा, डॉलर जो भी है। तो वो लाइन के रूप में आता है किसमें, जब एक अक्ष पे मनी दे रखा हो, तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो डायरेक्ट वही है कि ये वालरास वाला है और ये अपना जो है मार्शल वाला है फंक्शन, इनवर्स डिमांड, और ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन। तो बेसिकली इतने ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत पड़ने को नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए कि एक तो बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि भाई विलिंगनेस टू पे क्या है, एक्चुअल क्या पे क्या है, इनका डिफरेंस ही CS होता है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, फिर इसी से फंक्शन बनते हैं, सारी चीजें होती हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि भाई जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे एरिया के रूप में जो मैंने क्वेश्चन बताया वो ये था, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा, आगे भी हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन था जून 2014 में एक आया था क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दिया इन्होंने कि डिमांड फंक्शन दे रखा है, सप्लाई फंक्शन दे रखा है ना। तो डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस सेम होंगी, तो उन दोनों फंक्शंस को हम लोग सेम रख देंगे, उससे हमारे पास एक फंक्शन मिल जाएगा। ऐसे में इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी। अगेन वही डायग्राम बना के जो है और समाकलन करके उसका डिस्टेंस हटा के इसका आंसर आ जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको बताया, यहां पे इन्होंने किस चीज को ले लिया, एक अक्ष पे जो है, एक अक्ष पे मनी ले लिया और एक अक्ष पे क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ले लिया यहाँ पे। तो ऐसे में आंसर क्या आता है, लाइन मतलब 1D, 1 डायमेंशन वाली चीज आती है। लेकिन ये भी रुपीज में होता है, ये भी रुपीज में होता है, ये भी सारे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो रुपीज में ही एक्चुअली मतलब
मनी टर्म्स में ही जो लोग हम लोग काउंट करते हैं। अगर मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर कांस्टेंट है तो ज़्यादा होता है, अगर कम है तो ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा प्रो लेवल क्वेश्चन आ जाए कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है तो बताइए मार्शल वाला जो सीएस है वो ज़्यादा रहेगा कि उस दूसरे केस में ज़्यादा रहेगा। फिर ये कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया, ये टर्म या कॉन्सेप्ट, वो सब क्वेश्चन आते हैं। वो थोड़ा सा वैसा थ्योरेटिकल से हो गया ना, अप्लाइड क्वेश्चन वो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके हैं कंज्यूमर सरप्लस निकालने की। देखो बेसिकली हमारे पास 3 हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली एक ही तरीके को जो है ना घसीटते रहते हैं। वो तरीका सिंपल ही है। तो अच्छा, हम लोग इसमें यूज करते हैं, अगर मैंने बोला कि ये अगर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर फंक्शन इस तरह से है y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब क्वांटिटी जो है ये प्राइस जो है इनका पावर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो गए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो गए। तो ऐसे में हम लोग ये वाला यूज करेंगे। और इसका जो ये वाला एरिया है, देखो विलिंगनेस टू पे, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ, अगर मान लो कीमत ये 4 पे सेट हो गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली, और 5 जैसे उसने कंजम्पशन किया, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे सी एस पूछूंगा तो आप बताओगे कि सी एस तो सर ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसका वो कितना है विलिंगनेस टू पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि सब ये और ये जो है एरिया है ये विलिंगनेस टू पे है। तो इसमें से जो चौकोर वाला घटाएंगे, चौकोर कैसे घटाएंगे, प्राइस को जो है हम लोग किससे गुणा कर देंगे, इसको प्राइस को क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, तो ये चौकोर एरिया आ जाएगा। विलिंगनेस टू पे निकालने की स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग जो है समाकलन का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। उसका जब आप समाकलन करते हो तो आपको एक सिस्टम हाथ में लग जाता है कि उस सिस्टम में जब मैं वैल्यू रखूंगा, लिमिट्स रखूंगा, तो उस रेंज में या उस लिमिट में हमारे पास उस कर्व से लेके और बिल्कुल जमीन तक का या एक्स एक्सिस तक का एरिया निकल जाएगा। उस एरिया, वो एरिया क्या होता है, विलिंगनेस टू पे। उसमें से जब हमारा पेमेंट क्या हुआ, पी इंटू क्यू, वो जब भी घटाएंगे तो बची हुई जो चीज होगी वो होगी कंज्यूमर सरप्लस। तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन जब भी बनता हो तो आप Q बराबर 0 रखोगे तो P की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, P बराबर 0 रखोगे फंक्शन में तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं, एग्जाम हॉल में भी ऐसे थोड़ा बना के देख लिया करो। देन ये है कि जो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, देखो स्ट्रेट लाइन अगर है, मान लो ये डिमांड फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये निकालना है साहब, सी एस, इसी यही है सी एस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये है, प्राइस जो मैक्सिमम है वो ये है। तो ये जो एरिया है ना, इसको मैं बोलने को बोल सकता हूं कि एक्सेस प्राइस, ठीक है, या फिर प्राइस प्राइस अबो इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो ना। तो वो जो एक्स्ट्रा जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, इसको हम लोग गुणा करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। किससे गुणा करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ये है। तो इसको, क्योंकि ये है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एरिया है ना, ये तो Q0 के बराबर ही हो गया ना, मतलब ये तो पैरेलल ही है। तो जब हम इस चीज को इससे गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास ये त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। त्रिभुज का एंगल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये राइट एंगल है तो आप जो है आधार इंटू ऊंचाई जो है, बेस इंटू हाइट को गुणा करो और 2 का भाग दे दो, तो जो है आपके पास क्या आ जाएगा, उस त्रिभुज का एरिया। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन में त्रिभुज का एरिया ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो साहब ये वाला प्रकार है, जहां पे हमने बात की थी कि नॉन लीनियर फंक्शन जहां भी होंगे, ये वाला नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर में मतलब कर्व शेप में फंक्शन जब भी होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन का जो है एप्लीकेशन करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, समाकलन का जो है उपयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे किस चीज का, ये एक अच्छा टूल है। ये टूल क्या बताता है, ये टूल हमें बताता है कि किसी सर्टेन रेंज में कोई भी जो कर्व है, उस रेंज में उस कर्व से लेके और बिल्कुल नीचे तक, जमीन तक या एक्स एक्सिस तक जो एरिया है वो क्या है, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 से लेके और 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 2 थी और 5 थी, उसके बीच में वाई
जब x 2 थी तो y इसके रेस्पेक्टिव कुछ तो होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट्स तो x के 2 y के समथिंग मैंने लिख देता हूँ 2.6, ठीक है, यहाँ पे 2.6 आ रहा है लगभग। फिर अगर x 3 था तो वो थोड़ा घट जाएगा, x जब 5 आ गया तो y जो है बिल्कुल इसके 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5x का और 2y का। तो ये कोऑर्डिनेट जो है चेंज होते जाएंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। बात क्या है कि मुझे अगर इस रेंज का 2 से 5 की रेंज का अगर मुझे ये जो हाईलाइटेड एरिया है वो चाहिए, तो इस फंक्शन का आप समाकलन करो और उसमें रेंज रख देना। समाकलन ऐसे कर लो भाई, जो भी फंक्शन है, क्योंकि x के रूप में ही दे रखा है अपन ने फलन, तो हम लोग जो है उसके सापेक्ष ही समाकलन करेंगे और उसमें जो निकल के आएगा ना उसमें रेंज रखेंगे 2 मिनिमम 5, मतलब x की वैल्यू जब 2 से 5 मूव हो रही तो इस रेंज में ये जो पूरा है ये कैसे निकलेगा। तो इस टूल का यूज हम लोग करते हैं CS में। CS में क्या क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर ये एरिया जो है हमें ये चाहिए, तो ये निकालने का डायरेक्ट तरीका ना होते हुए हमारे पास क्या है कि इस चौड़ाई का जो है ये जो वक्र है इसके जो नीचे का जो एरिया है वो वहां ऊपर से नीचे तक का पूरा एरिया आ जाता है। तो जब ये पूरा एरिया निकल सकता है 2 और 5 से, तो हम अगर लिमिट रखते हैं 0 से 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ये जो है एरिया आ जाएगा। इस एरिया निकालने से क्या फायदा होगा कि हम इसमें जब P इंटू क्यू रखेंगे ना, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू जब रखेंगे ये हो जाएगा सब P इंटू क्यू। तो ये हमारा खर्चा हो गया, जो कि वो वाइफ ने बताया था कि भाई 100 रुपए का जूस खरीदा अपन ने, और हस्बैंड देने को तैयार था इतना पूरा। तो ये जो बचा हुआ ऊपर का एरिया है ना ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे जो है हम लोग प्राइस को ले रहे हो, ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये मार्शल वाला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन उस तरह से आ जाए, एक बार यहां पे फिर देख लो कि जब जब हम किसी फंक्शन का, मान लो ये कैसा भी है ये फंक्शन है, तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे ना, तो समाकलन तो कर देंगे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि इस अक्ष पे x होता है। लेकिन इसमें जो जो एरिया निकल के आएगा ना वो डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साहब जी कि यहां आप लिमिट्स क्या रख रहे हो, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए मान लो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आई है ना, तो फिर मैं 0 से लेके और ये जो है लिमिट रख दूंगा 0 से मान लो 5, जैसे अभी इस वाले एग्जाम में आई है। और जब Q 5 दे रखा है ना, तो ऐसे में हम लोग P निकाल सकते हैं, कैसे, फंक्शन में वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास जो है ना ये जो एरिया है ना ये पूरा निकल के आ जाएगा, क्या करने से, ये समाकलन करने से और ये वैल्यू रखने से। अगर आप वैल्यू 0 से रख दोगे 6 तो फिर ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि 6 तो हमें चाहिए ही नहीं, जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी हमें उतना ही चाहिए। तो ये पूरा एरिया में निकल जाएगा। बाद में हम जो है खर्चा ये होता है P इंटू क्यू, ये तो हमेशा P इंटू क्यू ही रहेगा खर्चा, तो भाई जो एक प्राइस सेट हुई है तो ऊपर का बचा हुआ जो है क्या बन जाएगा CS। तो सिंपल ही फंडा है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन की बात यह है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कभी तो वो डायरेक्ट फंक्शन दे देता है, कभी भाई साहब वो अपने को जो है इनवर्स वाला दे देता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमें सबसे पहले तो गहरी सांस लेनी है और घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है, देखो ये जो येलो कलर का जो मेरा फंक्शन है इसमें देखो P लेफ्ट साइड में। एक चीज और ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो कि जब भी हम लोग, मान लो यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ, यहाँ पे Q लिख रहा हूँ, तो ये तो पता है आपको स्वतंत्र है ना, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यू पर इसके करस्पॉन्डिंग जो है P की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि P बराबर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ Q, ठीक है। तो ऐसे में ये तो टिग्नोमेट्री होगी भाई, सॉरी ज्योमेट्री होगी, इसको अगर हम लोग एलजेब्रा में लिखेंगे तो P को इधर ही रखेंगे भैया, P बराबर फंक्शन ऑफ Q। अब ये Q हो सकता है कि 7 - 2Q कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन अगर है तो, लेकिन P जो है इस रूप में रखेंगे। लेकिन बट अगर आपने ये काम कर लिया कि यहां पे रख दिया साहब Q और यहां पे लिख दिया P, तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जब आप इसको एलजेब्रा में लिखोगे तो Q इधर ही लिखना पड़ेगा, बराबर में लिखना पड़ेगा फंक्शन ऑफ P। तो ऐसे में स्वतंत्र कौन हो गया भाई, स्वतंत्र चर जो है इंडिपेंडेंट जो P यहां पे आ गया, जबकि पहले वाले में स्वतंत्र Q था।
तो ये डिपेंड करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन ऐसे ही बनते हैं। और ऐसे में जब आप इस वक्र में जब आप समाकलन करोगे तो P हमारे पास यहाँ है, तो इसके P के सापेक्ष ही समाकलन होगा और ये वाला ही एरिया निकल के आएगा। यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो ये अजीब सा एरिया है। यहाँ पे जब Q के सापेक्ष करोगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा। ठीक है, तो जो स्वतंत्र चर है जो वेरी कर रहा है उसके ही सापेक्ष हम लोग समाकलन करेंगे, और दोनों ही प्रकार से जो है हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है, P बराबर √9 - Q, यूजीसी नेट में जो है ये क्वेश्चन आया। ये इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो गया। इसका अगर डायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर से क्या बन जाएगा, P² बन जाएगा। इस तरफ करोगे तो 9 - Q हो जाएगा। अगर मैं साइड चेंज करना चाहूं, Q को इधर लेके आना चाहूं, -Q को, तो ये +Q हो गई, और 9 ऐसे कैसे बैठा रहेगा राइट हैंड साइड में, P² जो है इस तरफ आके घट जाएगा, तो ये P² जो है यहाँ पे इस तरह से आके घट जाएगा। देखा आपने, तो ये है, उसी हमने जो है फंक्शन को सिर्फ कन्वर्ट किया है। तो कंज्यूमर सरप्लस इस वाले इनवर्स डिमांड फंक्शन में भी वही आना है, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में भी वही आना है। फर्क क्या रहेगा, फर्क ये रहेगा कि इसमें अलग लिमिट्स लगेंगी, क्योंकि हमारे पास जो समाकलन का जो टूल है वो सिर्फ एक कर्व से और जो है एक्स एक्सिस तक का किसी सर्टेन रेंज में वो बता सकता है, अपने को क्या बता सकता है, एरिया। तो यहाँ पे यहाँ 0 से लेके, हाँ 0 से लेके इस रेंज में जो है ये रेंज हमें रखनी पड़ेगी, और ऐसे में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस वक्र के इस रेंज का ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये हमारा खर्चा है। ये क्या है, खर्चा है साहब। खर्चा क्या होता है, P × Q होता है। ठीक है, ये तो P × Q होता है खर्चा। तो इस बड़े एरिया से ये छोटा एरिया घटाएंगे तो जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। लेकिन अगर ये फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूं तो ऐसे में Q कहाँ आएगा, मैंने क्या बताया, Q ऐसे में यहाँ पे आ जाएगा, और P कहाँ जाएगा, P साहब नीचे आ जाएगा। इस वाले में अगर Q की बात करूं, P की बात करूं तो P इधर ही बैठा रहेगा, है ना, और Q स्वतंत्र है तो Q यहाँ पे आएगा। स्वतंत्र चर हमेशा यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है समाकलन होगा Q के सापेक्ष होगा, इसमें किसके सापेक्ष होगा, इसके सापेक्ष, P के सापेक्ष समाकलन होगा। ठीक है, अच्छा जब मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे P वाला जो अक्ष है उसके पास में होता है CS, क्या, कंज्यूमर सरप्लस मतलब मनी, मनी प्राइस, प्राइस कीमत, मतलब ये आसपास होते हैं, P अक्ष के पास मिलेगा, चाहे वो इनवर्स डिमांड फंक्शन हो चाहे वो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो। जैसे देखो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में P हमने हॉरिजॉन्टल एक्स या फिर एक्स अक्ष पे जो है लिया है, तो यहाँ पे जो है ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया साहब। ठीक है, यहां पे कीमत वहां थी तो ये वाला जो एरिया था ये हमारा क्या बन गया था, कंज्यूमर सरप्लस। तो एक तो ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट ही निकलता है वो एरिया निकाल के घटाने वाला, डायरेक्ट फंक्शन में डायरेक्ट ही निकलता है, बशर्ते आपको रेंज रखनी आनी चाहिए कि भाई किस रेंज में, है ना। वो हम लोग आके इसको कन्वर्ट करके मैं बता दूंगा आपको कि जो है ये जैसे यहाँ पे 2 से 3 की रेंज में इस फंक्शन का हम समाकलन करेंगे P के सापेक्ष, और जो रेंज है P की 2 से 3 रखेंगे तो ये जो एरिया मतलब जो उसका जो वैल्यू जो आएगा समाकलन का 2 से 3 रेंज में जो वैल्यू आएगा वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, इसमें P × Q नहीं घटाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर लेते हैं, जो हमारे यूजीसी नेट जून 2025 में जो क्वेश्चन आया है उसकी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो सिंपल फंडा ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, नेक्स्ट पेज इसी पे कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखो सबसे पहले जो है मेरे को इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन क्यों करना है भाई, क्योंकि मुझे ना ये सही है, अल्टीमेटली तो मुझे क्या चाहिए, CS चाहिए, और CS है क्या, ये ब्लू वाला ट्रायंगल। वैसे देखने में ट्रायंगल ही लग रहा है, लेकिन आप इस पे जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ना कि ये जो एक्सिस, ये जो एरिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है इसको गुणा करके 2 का भाग दोगे तो लगभग आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो जब ऑप्शंस नजदीक नजदीक हों, जैसे इस बार वाले एग्जाम में थे कि 8 मिनट मैं दिखा देता हूं क्या था उसमें,
हाँ, एक तो देखो ये ऑप्शन था, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन था 8/3, एक हमारे पास ऑप्शन था 7/3, ठीक है। तो ये आसपास ही हो गए ना दोनों, कोई बहुत दूर तो नहीं हुए। तो ऐसे में अगर आप स्ट्रेट लाइन मानते हुए ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तो गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि जब ऑप्शन नजदीक हो और आप कर्व लाइन को क्या मान लो, स्ट्रेट लाइन मान लो। जैसे यहां पे 0 से 5 5 ही होता है, और 2 से 3 में डिफरेंस क्या होता है, एक ही होता है। तो मैं यहां पे अगर ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं आपके सामने, तो बेस देखो 1/2, हाँ, सी एस बराबर ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी और सी। तो ए बी सी का जो एरिया है वही सी एस है अगर स्ट्रेट लाइन वक्र होता। तो ऐसे में बेस कितना है भाई इसका, 5 है। देखो 0 से 5, 5 इसका बेस है, और हाइट जो है 2 से 3 के बीच में एक हाइट हो गई। तो 1 × 5/2, तो ये आने को तो 2.5 आ गया, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस कर्व लाइन को जो है स्ट्रेट लाइन मान लिया। उसके आसपास है आंसर, क्योंकि वो कर्व लाइन के से थोड़ा सा सीधा है। तो स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में कम एरिया आएगा, जब कर्व बन जाएगा तो ज्यादा एरिया आएगा। तो जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो आप तभी इसको अप्लाई करें कर्व में, अदरवाइज अप्लाई ना करें। दूसरी बात यह है कि जब वहां पे एग्जाम में ठीक है, क्वांटिटी दे ही रखी होगी क्लियर में, क्वांटिटी प्राइस आपके पास होगा ही होगा। और ये कहां से लेके आओगे, ये डिस्टेंस कैसे लेके आओगे, Q0 रख देना तो हमारे पास P मैक्सिमम आता है। जब भी हम लोग देखो ऐसे में क्या है कि जब जब हम लोग P बराबर 0 रखेंगे ना, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग Q की वैल्यू 0 रख देंगे, जो भी फंक्शन है किसी भी तरह का है, तो ऐसे में जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी। तो Q0 मतलब इस अक्ष पे कहां टच करेगा, और P0 मतलब ये कहां पे टच करेगा, ठीक है। तो उससे हमें ये P मैक्सिमम निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, तो ये डिस्टेंस निकला चाहे वो कर्व लाइन हो, ठीक है। कंफ्यूजन है तो फिर से सुन लो। अगर कोई फंक्शन ऐसे कर्व लाइन का भी दे रखा है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में कर्व तो बना के देते नहीं है, तो एग्जाम में तो फंक्शन ही दे देते हैं हमें वो, ठीक है। फंक्शन ही दे देते हैं हमें तो एग्जाम में तो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि Q को जो है ना हम लोग 0 रखेंगे तो P मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। 0 रखते मैक्सिमम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमें ये तो दे रखी होगी, निकाल लेंगे। तो इनका डिस्टेंस, ठीक है, गुणा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, और गुणा में 1/2। तो ये लगभग सही हो जाएगा आपका आंसर जो है सी एस निकालने के लिए, लेकिन एक्यूरेट आंसर जो है इससे नहीं आएगा। तो जैसे इस प्रकार इस वाले जो एग्जाम में नजदीक ऑप्शन थे 8/3 7/3, ऐसे में ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है साहब। अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे सोल्व। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं जो है हम्म, हम्म, एक बार थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज देखो, जिन भाइयों को ना समाकलन करना नहीं आता वो सीख लो। हालांकि समाकलन के लिए फंक्शन कई तरह के होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, इनवर्स, है ना, और क्वाड्रेटिक, स्ट्रेट लाइन, सब। तो बेसिक जो है समाकलन आपको आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना ये एरिया निकालेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये 0 से 5 की रेंज में, रेंज किसकी है, वहां पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है। तो Q के ही सापेक्ष जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो एरिया निकालेंगे पहले तो, और उसमें से घटा देंगे P×Q। तो ये हिसाब हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ये बात तो समझ में आ गई। तो पहले एक बार एरिया ही निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए हम लोग जो है समाकलन करेंगे, किस चीज का करेंगे, √9 - Q का। तो अंडर रूट को हम लोग जो है पावर जो है 1/2 लिख सकते, बोल ही सकते हैं 1/2। तो मैं इसको लिख देता हूं कि भाई हम लोग किसका समाकलन करेंगे, हम लोग करेंगे भाई 9 - Q की पावर 1/2 DQ, जो भी दे रखा है ना। रेंज जो है हमें पता ही है, 0 से 5 की रेंज निकालनी है अपने को, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 5 थी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं इसको थोड़ा सा
क्या हो रही 9 - q ही तो है। p बराबर p बराबर √9 - q है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 - q इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अगर आपके पास x की पावर n है और उसका जो है आपको समाकलन करना है, तो सिंपल सी फंडा है कि x की पावर n+1 कर दो और उसी चीज का भाग दे दो, जो पावर नई बनी है ना उसका भाग दे दो। तो यहाँ पे जो है हम लोग चूंकि q के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, क्या कर रहे हैं, हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9 - q इसकी पावर 1/2। तो घात के नियम से मैंने क्या बताया वहां पे, इस सॉरी 1/2 है ये, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो बस, इसका क्या हो जाएगा 9 - q इसकी पावर हो जाएगी साहब इसमें एक ऐड करना है, बस जो भी है उसमें एक ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी और 3/2 का ही हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है 2 को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे विशेष रूप से, कुछ लोग तो समाकलन वो u फंक्शन में मान के फिर उस तरह से करते हैं ना, लेकिन हमें क्या रखना है बेसिक ध्यान, कि अगर फंक्शन जो है, अगर सिर्फ x होता फंक्शन में और x की पावर होती तब तो ये डायरेक्ट हो जाता, लेकिन x खुद भी एक फंक्शन है। उस जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 5x² - 1 ये भी अगर होता, एक सेकेंड, 5x² - 1 अगर इसका भी हमें करना होता ना, एक सेकेंड, नहीं नहीं इसका नहीं, मतलब कहने की बात यह है कि खुद जो है ना वो जैसे यहाँ पे q से -1 गुणा हो रखा है, तो उस चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बाहर। तो यहाँ पे माइनस था तो ये अगर अंदर और कुछ होता तो उस चीज को भी यहाँ पे गुणा कर देते हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 - x² की घात अगर ये होती है ना अपने 1/2 और इसका हम लोग निकाल रहे होते समाकलन, तो ऐसे में हम लोग क्या करते कि सेम चीज 9 - x² की पावर तो 3/2 कर देते इसमें जोड़ के 1, उसका भाग भी दे देते 3/2 का। लेकिन चूंकि ये खुद जो है ना अंदर वाला बाबूजी, ये x का जो है प्योर फंक्शन, मतलब x का फंक्शन है, खुद x नहीं है, तो ऐसे में इसका जो है ना अवकलन कर दो। क्या कर दो, अवकलन। इसका अवकलन क्या होगा -2x, तो ये अवकलन जो है ना उसका वो इससे गुणा हो जाता है, तब ये अपने आप में पूरा बन गया। अब आपको u मानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया -2/3 और जो है 9 - q की पावर जो है 3/2। ठीक है, ये समाकलन जो भी हुआ है इस पे हमें रेंज रखनी है, क्या रखनी है 0 से 5। ठीक है, 0 से 5 रखनी है भाई इसमें, तो पहले 5 रख दो, तो -2/3 ब्रैकेट में रख दिया भाई, 9 में से 5 घटा दिया, उसकी घात जो है 3/4 हो गई। ठीक है, लिमिट्स ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब घटाना है, क्या घटाना है, घटाना क्या है, 0 रखना है x की जगह पे, बाकी सेम रखना है -2/3 और जो है हम उसको कॉमन भी ले ही सकते थे बट कोई बात नहीं। ठीक है, -2/3 और जो है 9 माइनस 0 रख देंगे यहाँ पे और उसकी घात जो है 3/2। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो, ये तो हो जाए क्या क्या हो जाएगा -2/3 जो है ना, अब हम बाहर ले सकते हैं दोनों में से ही। ठीक है, ये तो हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन है ना,
माइनस ये ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है, और वो 9 में से 0 गया तो 9 ही, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो 4, या तो हम लोग इसको देखो 4 की पावर जब जब ऐसे आएगी ना कि 3/2, तो हम लोग 4 को या तो लिख लेंगे 2 की पावर 2, फिर उसकी पावर करेंगे 3/2, तो ये आपस में गुणा हो जाती है पावर्स, तो 2 गुणा 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 की घात 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की घात 3, जो कि क्या होता है 8 होता है। अदरवाइज 4 की घात जो 1.5 है ना, 4 की घात ये 1.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1 गुणा 4 की घात जो है 1/2। तो 4 की घात 1/2 क्या होता है, √4 2 होता है, तो 2 गुणा 4 करेंगे तो वैसे भी 8 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे तो आ जाएगा 8, यहां पे -2/3, ठीक है। इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा 8, माइनस इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्या है 3 की घात 2 है, और इसकी घात 1/2 है, तो 1/2 से इसको गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, मतलब 9 गुणा 9 की √9, ये होता है 1.5 पावर 9 की, ठीक है। तो 9 × 27, ठीक है। तो ये हो जाए साहब -2/3, और अंदर क्या हो गया माइनस, इसमें से 8 गए तो 19, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो जो कि क्या आ गया 38/3। ये क्या आया है बेटा, ये आया है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें से क्या घटाएंगे, P इंटू क्यू घटाएंगे। अभी हमारे पास 0 से 5 जो हमने फंक्शन का किया था ना, उसका वैल्यू आ गया है 38/3, ठीक है। अब हमें CS के लिए क्या करना होता है, ये जो एरिया आता है ना, इसमें से P इंटू क्यू घटाना होता है, ठीक है। तो P इंटू क्यू क्या होता है इसमें से बताओ, 38/3, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना दिया था उन्होंने, आ, ये अपना जो जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था, 2 था, और क्वांटिटी 5 था ना। हाँ, तो 2 × 5, 10 जो है घटा देंगे, तो 38/3 में से 10 घटा के दिखाओ मेरे को, 38/3 -10, तो मैं, आप कहो तो 3/3 से गुणा कर लो थोड़ा आसानी के लिए, या एलसीएम ले लो, बात तो एक ही है, 3 नीचे आ जाएगा, इधर 38 माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 8 होता है, 38 में से 30 गए तो 8, 8/3। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कौन से तरीके से, जब हमने क्या लिमिट्स रखी थी, क्यू के सापेक्ष हमने जो किया है फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमने सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 8/3, ठीक है। अब जो है जो अगला तरीका था इसका, अगला जो इसका तरीका था वो इससे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे ऐसे में, मैंने कहा था ये जो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है ना, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, क्या आता है डायरेक्ट आंसर आता है। डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, आप क्या करो, यहाँ पे Q बराबर फंक्शन ऑफ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो कलर जो है छप जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q बराबर 9 - P², ठीक है। तो जब हमने Q यहाँ पे रख लिया, ठीक है, थोड़ा इसका मोटा कर, और यहां पे रख दिया भाई P, तो अब जो बेस में है, जो आधार है, उसी के सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा। और किसी जैसा बेस है P के सापेक्ष जब भी करेंगे तो इस कर्व के नीचे का हमारे पास एरिया आएगा। चूंकि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही CS है, क्योंकि हमने उस कर्व को सिर्फ चेंज किया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, उससे ऊपर की प्राइस ये है, और क्वांटिटी जो है ये है। तो अगेन जो है ये हाइट जो है 5 है। अगर आप त्रिभुज वाले तरीके से भी करना चाहोगे तो वही आएगा जो वहां पे आया था, 5 × 1/2 मतलब 2.5 के आसपास, जो कि एक अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। लेकिन एक्यूरेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार P के सापेक्ष समाकलन करते हैं। ऐसे में देखो, अभी CS निकालेंगे ना, तो बस इसका समाकलन निकालना है। रेंज आपको इंपॉर्टेंट, रेंज देखो 2 से 3 रहेगी इसकी, तो रेंज अगर मैं 2 से 3 लगा दूं, और जो है 9 - P² जो है, इसका जो है समाकलन कर दूं किसके सापेक्ष, P के ही सापेक्ष, क्योंकि P ही बेस है, ठीक है। तो ऐसे में जो है मेरा आंसर जो है वो निकल के क्या हो जाएगा, यार इसमें मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे।
Q बराबर 2 से 3 की रेंज में, ठीक है। Q बराबर Q बराबर 9 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोगों को सी एस के लिए सिंपल सा यही फंडा करना है कि भाई 9 माइनस पी स्क्वायर, और बस इस पे हमें बस कुछ नहीं करना, ये लिमिट लगानी है 2 से 3, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 से 3 की लिमिट लगानी है और आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो इसका कैसे होगा भाई समाकलन? 9 का तो 9 का तो 9 क्यों हो जाएगा, 9 सॉरी 9 का तो हो जाएगा 9p, और जो है पी स्क्वायर जो है उसका क्या हो जाएगा, p की पावर 3/3, यही तो होगा, यही होगा साहब। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, लिख देंगे 9p माइनस पी क्यूब बाई 3, ठीक है, और इस पे लिमिट लगा देंगे। क्या होगी लिमिट? 2 से 3, यही होगी लिमिट भाइयों बहनों, यही होगी लिमिट, है ना। अब देखो 3 रखता हूं मैं, सबसे पहले लिमिट कैसे लगाते हैं, जहां जहां p है, जहां जहां p है वहां एक बार 3 रख दो और वैल्यू निकाल लो उस फंक्शन की, जो भी मतलब समेशन का जो आया है हमारा फंक्शन, और फिर जो है घटा दो p की जगह 2 रख के, तो 2 से 3 की लिमिट के बीच का एरिया जो है इससे निकलेगा। तो मैं 3 रख रहा हूं यहाँ पे, तो 9 जो मैं लिख रहा हूं उसको जो है अब 9 गुणा 3 कर देता हूं, ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर से p बोले तो वैल्यू रख रहे हैं 3 की पावर 3, है ना, और वो अपॉन में तो दे ही रखा था, अपॉन 3, तो अपॉन 3, ठीक है। एक तो हमारा ये एरिया आ गया, मतलब एक तो ये वैल्यू आ गई जब हमने 3 रखा। अब हम 2 रखेंगे p की जगह, तो माइनस भी करेंगे, फिर इसको मैं एक बार हटा भी देता हूँ, है ना। माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब जहां जहां p है वहां 2 रखना है, तो 9 गुणा 2 और माइनस p की जगह 2 रखना है। अब 2 की घात जो है, पावर तो पहले दे ही रखी है अपने को, पहले से ही दे रखी है ना, अपॉन 3 पहले से ही दे रखा है। अब देखो साहब, इसको जो है अब सोल्व करके देखते हैं। ये कितना हो गया साहब, 27 हो गया, माइनस 3 की घात 3 थी इधर, एक की घात 1 है तो कट जाएगा ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9 दूनी 18 हो गया, और जो है ये कितना हो गया, 2 की घात 3 माइनस 8/3, ठीक है। ये हम डायरेक्ट सी ए से निकल रहा है अपना, क्योंकि हमने फंक्शन कौन सा लिया है, दूसरे वाला लिया है। तो अभी मैं इसको ओपन कर दूं तो 27 माइनस 9, माइनस खोलेंगे तो माइनस का 18, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8/3। तो देखो माइनस के दो चीजें हैं यहाँ पे, 18 और 9, तो ये 27 हो गया माइनस के, ये प्लस का 27, तो ये तो क्या हो गए, ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें, ये तो हो गया आपके हिसाब खत्म, क्योंकि प्लस माइनस से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा जो सही आंसर है, इस वाले मेथड से भी क्या ही आया बताओ, इस वाले मेथड से भी 8/3 आया, और उस वाले मेथड से भी क्या है, 8/3। डिफरेंस क्या था, हमें क्या करना था, जो है अलग अलग तरह से लिमिट्स लगानी थी। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई सोल्व। ये यूजीसी नेट जून में आया था और इसका सही आंसर 8/3 है, और इसमें इस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने क्या सीखा, मुद्दे की बात यही सीखी कि 3 तरीके ये हैं कि जो है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन अगर है, मांग वक्र स्ट्रेट लाइन है, तो कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस दे रखी हो, या तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर फंक्शन में q बराबर 0 रखेंगे, उससे क्या निकल के आएगा, हमारे पास p मैक्स मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, p मैक्स, बस। तो p मैक्स माइनस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो, ये तो अपनी होगी एक्सिस, एक्सेस प्राइस हो गई,
और गुणा किससे करेंगे, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उससे करेंगे, 2 का दे देंगे भाग। तो स्ट्रेट लाइन में तो सी एस हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना सी एस, वो किससे निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कर्व लाइन की, कर्व लाइन दो तरह से जो है दे सकते हैं अपने, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन या फिर जो है इनडायरेक्ट। तो मान लो यहाँ पे जब पी आएगा तो यहाँ पे क्यू आएगा, या फिर फंक्शन इस तरह से हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो है वो क्यू दे दे, यहाँ पे पी दे दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि एक चीज और ध्यान रखना कि सी एस किसके पास रहता है, सी एस जो है किसके पास रहता है, सी एस जो है प्राइस अक्स जो है उसके पास मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन हो, राइट। तो बात क्या है भाई, बात ये है, हाँ यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस ये आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम ये आया, तो हम लोग करेंगे कि 0 से लेके ये मान लो यहाँ पे कुछ भी है 5 है मान लो, ठीक है, तो 0 से 5 की रेंज में जो है समाकलन करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। और इसमें से ये चौकोर वाला जो एरिया है, ये जो चौकोर वाला ये एरिया है इसको घटा देंगे तो हमारा जो है वो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला फंक्शन हो तो यहाँ पे भी पी के पास में ही रहेगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस, तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ऐसे में हम लोग ये करेंगे, जो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे ऊपर का जो टुकड़ा है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो ये हमारी लोअर लिमिट बनेगी। और जो पी मैक्स है, पी मैक्स क्या होता है, प्राइस एट क्वांटिटी बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम लोग, मतलब यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हमारे इसमें 3 था, तो 2 से 3 की रेंज में इस फलन का पी के सापेक्ष समाकलन किसके सापेक्ष करते हैं, इसके सापेक्ष। वैल्यू किसकी रखते हैं, रेंज में इसी की रखते हैं जो यहाँ पे होता है, नीचे होता है। यहाँ पे जैसे क्यू, इस फंक्शन में क्यू के सापेक्ष समाकलन करेंगे और क्यू के ही कुछ वैल्यूज रखेंगे रेंज के रूप में, तब हमें ये पूरा जो है एरिया निकल के आएगा। ऐसे में हमारे पास ये पूरा एरिया निकल के आएगा, उसमें जो हम हटा देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये वाला बन जाएगा। इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में डायरेक्ट आंसर आता है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये 3 तरीके थे बेसिकली। सेकंड वाला जो तरीका है अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फर्स्ट तरीका स्ट्रेट लाइन वाला उससे आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, कर्व लाइन में उसको यूज मत करना अगर ऑप्शन नजदीक हो। तो यही मोटी मोटी 5-7 बातें थी। कमेंट बॉक्स में बताओ अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आई हो, है ना, या कुछ ऊपर से निकल गया हो तो बता देना। और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखाई दिए थे। ये दिसंबर 2015 दिसंबर पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 66 है। ये जून 2014 पेपर 3 का जो है 63rd क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जून 2016 पेपर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट अब किसी चीज को जब डिस्कस करेंगे तो ऐसा कोशिश करेंगे कि पूरी समस्याएं समाधान हो जाए, कंफ्यूजन ना हो ना, मोटे मोटे सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। तो कन्फ्यूजन दूर करोगे तो मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल बी बैक सून।